हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में आज होगा आपका क्लास नंबर 11। तो पिछले क्लास में बताए थे परिभाषा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसी पर बेस क्वेश्चन बता रहे थे। तो आज भी आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आज खत्म हो जाएगा यह। इसके बाद है साइरो ग्रुप। तो चलते अब सेशन के तरफ। देखो, इसमें हम बता रहे थे आप लोग को ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज है आपका क्लास नंबर 11। क्वेश्चन लिखोगे। मान लेते हैं कि दो अलग अलग ग्रुप है। इफ G1 एंड G2 बी एनी टू ग्रुप, इफ G1 and G2 be the any two group। मान ले G1 G2 अलग अलग दो ग्रुप है, तब यहां से कर अप्रूव करो। देन प्रूफ दैट एवरी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस, यह एक सेट है E2 कम्यूट्स, कम्यूट्स का तो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट ऑफ, यह एक सेट E1 क्रॉस G2 का। बुआ क्वेश्चन क्या करा है कि G1 क्रॉस E2 और E1 क्रॉस G2, यह दो अलग अलग ग्रुप है। तो मान लेते हैं कि अगर यह ग्रुप है तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। तो हम मान ले, अगर यहां से हम यहां से मान लेते हैं कि लेट यह ए एलिमेंट है G1 क्रॉस, यह एक सेट E2 का, एंड मान लिया बी एलिमेंट है, यह एक सेट E1 क्रॉस G2 का। लेकिन जब ये क्रॉस में है तो इसका एलिमेंट हमेशा ऑर्डर पेयर में होगा। जब आइडेंटिटी एलिमेंट लिया था तो इसका मतलब यहां से कह सकते हो यह ए बराबर, यह है G1 और E1, G1 और E2, क्योंकि यहाँ E2 ना है, तो ऐसा लेंगे यह G1, यह हो गया G1 और G1 कॉमा E2, और B बराबर यह एक एलिमेंट है E1 कॉमा G2। इस तरह से तब करा, यह कम्यूस मतलब कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हो गया, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हो गया ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, तो वह कम्यूटेटिव लॉ क्लियर होगा। तो अब बताइए, यहां से हम लेते हैं देयरफॉर यह ए इंटू बी, तो ए का मान दे दिया G1 और E2 इंटू, यह हो गया E1 और G2। बुआ आपने पढ़ा था जब दो ऑर्डर पेयर को गुना करेंगे तो पहला नियामक के साथ, तो यह हो जाएगा G1 और E1 कॉमा E2 और G2। बुआ E1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट ना, तो ए इंटू ई बराबर ए, तो इसके अनुसार आप कह सकते हो जगह G1 और G2। फिर यहां से लेते हैं एगिन
फिर यहाँ पर लेंगे बी इंटू ए, तो बी का मतलब हो गया E1 और G2 इंटू G1 और E2। इसी तरह से गुना करते हैं, यह हो जाएगा E1 G1 और यह हो जाएगा G2 और E2। इसका भी मान हो गया G1 और G2। इसलिए यहाँ से देख रहे हैं A इंटू बी बराबर B इंटू ए, दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब हुआ कि जो भी एलिमेंट लेते हो, एवरी एलिमेंट जो भी लिया G1 क्रॉस E2 या E1 क्रॉस G2 का, वह कम्यूटेटिव लॉ को पालन किया। जस्ट लाइक मतलब कम्यूटेटिव लॉ, A इंटू बी बराबर B इंटू ए। क्लियर? लिखा जाए इसके नीचे हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस, यह एक सेट है E2, कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट ऑफ, यह एक सेट है E1 क्रॉस G2 का। हो गया प्रूफ। हो गया। फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। करा इफ G1 and G2 be the any two group, तब करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो एवरी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट of an element G1 क्रॉस, यह एक सेट E2 by an एलिमेंट यह एक सेट E1 क्रॉस G2।
हुआ करा क्या, G1 G2 कोई भी दो ग्रुप है तो प्रूफ करना है एवरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट G1 क्रॉस G2, तो दो ग्रुप का यह कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसका मतलब इसका जो भी एलिमेंट होगा हमेशा ऑर्डर पेयर में लेंगे, नहीं बुआ। तो हम जो भी एलिमेंट लेंगे, मान लेते कोई भी एलिमेंट लेंगे, G1 क्रॉस G2 है तो एलिमेंट हमेशा ऑर्डर पेयर में ही लेना होगा। तो अगर यहां से मान लेते हैं आंसर कि लेट G1 और G2 बी द एनी एलिमेंट इन G1 क्रॉस G2। इसका मतलब ऐसे क्यों कर सकते हो, यहां से हम मान लिया दैट इज लेट G1 और G2 एलिमेंट है G1 क्रॉस G2। इसका मतलब ये ना हुआ फॉर ऑल कि पहला एलिमेंट पहला सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट का। इसका मतलब ये ना हुआ सेट थोड़ी का साथ G1 एलिमेंट है G1 का और G2 एलिमेंट है G2 का। तब करा इसका जो भी एलिमेंट है वह यूनिक एलिमेंट है। तब आप ही बताओ जब यूनिक एलिमेंट है और दो ऑर्डर पेयर में है तो हम लोग यहां से जब इसको लिखना चाहते थे तो हम लोग इसको लिख सकते थे इसीलिए मान लो यहां पर लिया G1 और G2, जब यह यूनिक एलिमेंट है बाबू तो आइडेंटिटी एलिमेंट से गुना करेंगे तो G1 को आप लिख सकते हो E1 इंटू G1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको लिख सकते हो E2 इंटू G2, समझा। आइडेंटिटी एलिमेंट से गुना भी करेंगे तो A इंटू ई बराबर ए ही ना होगा। हम लोग ये जानते थे ना कि A इंटू ई बराबर ए, इसके अनुसार इतना अगर लिख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं। जब इसको ऑर्डर पे में लिखना चाहते हो तो पहला नियामक के साथ तो आप इसको लिख सकते हो ना E1 और यह G2 इंटू में कह दिया यहां से G1 और E2, E1 तो यहाँ ठीक है G1 E2 लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो यही ना आ जाएगा बउआ। यह E1 G2 को आप लिख सकते हो यह एक सेट E1 क्रॉस G2 नहीं हो, मतलब अभी बाद में इसको बताइएगा। जैसे अब इसको है तो इतना लोग क्या कहेंगे हम लोग कि प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट। तो बता यह जो एलिमेंट आया E1 और G2 तो इसको आप क्या कहेंगे, यह एक सेट हो गया E1 क्रॉस G2 का, नहीं बाय एन एलिमेंट। अब बताइए ये G1 E2 है, इसको आप कहेंगे कि G1 क्रॉस यह एक सेट E2, मतलब इसके जगह ये नहीं सकता रियांशु, मतलब इसका यह एलिमेंट करा यह यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। मान लो हमने मानेंगे अलग अलग दो वो एलिमेंट दोनों का वैल्यू सेम आ जाए तो यूनिक हो जाएगा। कैसे पढ़े थे कि कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होगा, तो यदि संभव था तो ए मैट्रिक्स का दो गो मान लिया हम इनवर्स मैट्रिक्स बी और सी और दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा बी बराबर सी, तो कोई एक गो ना होगा। खाली लैंग्वेज है।
क्लियर। अब बताइए, कह रहा यहाँ पर यूनिक होना चाहिए, है ना, फॉर यूनिकनेस, मतलब यूनिक होना चाहिए। तो हम लोग यहां से क्या पढ़ते थे, यूनिकलेस होना चाहिए। तो मान लेते हम कोई भी अगर एलिमेंट मान ले यहां से कि लेट या G1 और G2, तो इसको आप लिखे थे E1 और यह H2 इंटू H1 और E2 बी another रिप्रेजेंटेशन। तो मान लो यहां से लिया या G1 और G2 या G1 और G2, तो इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते थे, इसी को हम लोग लिख सकते थे इस तरह से। आते तो बात करवा देंगे। बाबू, तो मान लेते या यूनिक एलिमेंट मान लेते हैं, या G1 इंटू G2, आई कोई दूसरा एलिमेंट मान लिया यहां से, तो G1 G2 को आप यहां से क्या कह सकते हो, यह हो गया E1 H2 इंटू, हम दूसरा एलिमेंट कोई मान लेते हैं, इसका ऐसा मान लो E1 इंटू H1 और यह हो गया H2 इंटू E2, इसी को आप कहेंगे तो ये जगह H1 और H2। इसका तो क्या हुआ, जब दो ऑर्डर पेयर बराबर है तो G1 बराबर H1 एंड G2 बराबर H2। तो आपने माना अलग अलग, लेकिन दोनों का वैल्यू आपस में सेम आ गया, इसका मतलब यूनिक हो गया। इसका मतलब यह हो गया हैंस द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, हो गया प्रूफ। हो गया बुआ। अब यह एक क्वेश्चन है जो मोस्ट VVI क्वेश्चन करा, इफ G1 एंड G2 बी द एनी टू ग्रुप, G1 और G2 अलग अलग दो ग्रुप है, तब कह रहा है यहाँ पर देन
प्रूफ दैट, सिद्ध करो, G1 क्रॉस G2 सिमिलर है G2 क्रॉस G1। मोस्ट VBI क्वेश्चन है। करा बाबू G1 क्रॉस G2 सिमिलर समरूप है G2 क्रॉस G1 का। मोस्ट VBI क्वेश्चन। इसका मतलब हम यहाँ से कोई एक फंक्शन मान लेंगे जो इसका मान इसमें गया, और वह फंक्शन अगर 1 1 हो अंतो हो तो दोनों का मान आपस में बराबर हो जाएगा। वैसे होमोमॉर्फिज्म भी आप चेक कर सकते हो। वैसे किताब में सिर्फ यहाँ पर दिया है 1 1 और अंतो से, लेकिन होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि कोई भी एक फंक्शन है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट VBI क्वेश्चन। देखो हम मान लेते हैं कि कोई भी एक फंक्शन है, लेट या एफ या फाई कुछ भी मान सकते हो, यहाँ एफ लिखो या आप फाई लिख लो। मान लेते हैं यह फाई कोई एक फंक्शन है जो यह G1 क्रॉस G2 का मान टेंस टू G2 क्रॉस G1। यह फंक्शन डिफाइंड है ना, यह फंक्शन इस तरह से मान लिया है ना, एंड डिफाइंड एच, और यह एक फंक्शन है एफ, फाई लिख दो, फाई माने तो नहीं समझा। अगर यहाँ फाई लिखो ना, यहाँ आप फाई लो, यह फाई एक फंक्शन है जो G1 और G2 इतना का मान लेते यह है। देखो G1 G2 एंड G2 G1, तो खाली ऑर्डर पेयर चेंज हो गया, नहीं समझे। G1 क्रॉस G2 यहाँ G2 क्रॉस G1, तो G1 G2 तो यह हो जाएगा G2 और G1 इस तरह से। तो इससे यह मालूम चल गया कि यह फंक्शन है। यहाँ से कहेंगे कि पहला एलिमेंट पहला सेट्स का और दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट्स का। तो आप यहाँ से लिख सकते हो होयर, इसका मतलब कि G1 एलिमेंट है G1 का एंड G2 एलिमेंट है G2 का। ठीक है, अब बताइए फंक्शन हम मान लिए। अब यहाँ पर लेते हैं होमोमॉर्फिज्म है, मान लेते हैं फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये था फंक्शन ऑफ फाई ए इंटू बी बराबर फंक्शन ऑफ फाई ए और फंक्शन ऑफ फाई बी। तो हम मान लेते दो अलग अलग एलिमेंट मान ले यहाँ से पहले कि फोर होमोमॉर्फिज्म, यह होमोमॉर्फिज्म होने के लिए हम मान लेते हैं यहाँ से कि लेट G1 और G2, G1 G2 कोई भी एलिमेंट मान लिया, और फिर मान लेते हैं यहाँ से H1 और H2 यह एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का। और दो अलग अलग एलिमेंट मान लिया, इसलिए यहाँ से लिया फंक्शन ऑफ फाई, यह ले लिया G1 और G2 इंटू यह H1 और H2। जब दो ऑर्डर पेयर को गुना करोगे यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ फाई
याद है, जब ये दो ऑर्डर पे अगर गुना करोगे तो इस फंक्शन को आप लिख सकते हो कि G1 इंटू H1, ये हो जाएगा G2 इंटू H2। इस फंक्शन को इतना लिख सकते हो। अब बताइए फंक्शन ऑफ फाई का मान इतना है, तो यहाँ पर यह ऑर्डर, तो खाली यहाँ ऑर्डर पे ना चेंज हो गया। अगर ये G1 G2 है तो यहाँ G2 G1 है, यहाँ ऑर्डर पेयर चेंज हो जाए, इसका मतलब यह हो जाएगा G2 H2 और G1 और H1, अरे ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा, इतना लिख सकते हो। इसी फंक्शन को पहला नियामक के साथ लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हो G1 इंटू G2 और फिर ये हो जाएगा H2 इंटू H1। या गुना के तो कोई फर्क नहीं पड़ा, या तो H2 H1 कहो, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो H1 और H2। तो बताओ जब यह फंक्शन हम लिया तो जब यह है तो इसको इतना लिख सकते हो, इसका मतलब इस फंक्शन को आप लिख सकते हो यहाँ से फंक्शन ऑफ फाई G1 और G2 इंटू फंक्शन ऑफ फाई H1 और H2। यहाँ दो एलिमेंट लिया गुना में तो अलग अलग हो गया, इसका मतलब यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। ये समझे, G1 G2 लिखा, इसी का कम, जब यह ग्रुप है तो पालन करेगा, तो G1 G2 का आप फिर यहाँ से लिख सकते हो ऐसे भी G2 और G1 और H2 और H1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। देखिए आपके किताब में दिया है तो सिर्फ यह 1 फंक्शन है और ऑन्टो फंक्शन है, ये आप होमोमॉर्फिज्म भी चेक। हो गया, चलो अब लेते ऑन 1 4 1 1। तो 1 के लिए क्या लिया था कि मान लिया दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन को लिया यहां से, मान लेते हैं कि लेट यह एक फंक्शन है फाई G1 और G2 बराबर फंक्शन ऑफ फाई H1 और H2। इस फंक्शन को लेके तैयार करो। तो बता जब इस फंक्शन को तोड़ेंगे आप तो ये फंक्शन अब इतना है तो खाली ऑर्डर पे में चेंज हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह G2 और G1 बराबर यह हो जाएगा H2 और H1, ये ना होगा, खाली ऑर्डर पे चेंज करेंगे।
लेकिन जब दो ऑर्डर पेयर बराबर है तो पहला नियामक के बराबर होगा और दूसरा नियामक के बराबर होगा। इसलिए आप इसको कह सकते हो कि G2 बराबर जब दो ऑर्डर पेयर बराबर होगा तो आसानी से हम लोग इसको प्रूव कर सकते थे। देखो तो यह हो जाएगा G2 बराबर H2 एंड G1 बराबर H1। ठीक है बाबू, जब यह बराबर है इसलिए आप तब यहाँ कह सकते हो जो जगह G1 G2 बराबर हो जाएगा H1 H2, इसलिए कहेंगे सो यह फंक्शन फाई इज 1 1, यह 1 1 फंक्शन है। अब लेंगे यहाँ पर ऑन्टो फंक्शन, लिख लिया, चलो फोर ऑन्टो लिखोगे वी कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, हम कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट मान लिया यहाँ पर K2 और K1, यह एलिमेंट है G2 क्रॉस G1 का, तब कहेंगे देन देयर एक्जिस्ट इट्स प्री इमेज मान लिया K1 और K2 एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का। यहां से कहेंगे हम लोग सच दैट, इस प्रकार फंक्शन ऑफ फाई यह है K1 और K2 बराबर, यह हो गया K2 और K1, इसलिए कहेंगे देयरफॉर फाई इज ऑन। तो जब यह फंक्शन ऑन तो आ गया, जब यह फंक्शन ऑन तो है इसका मतलब यह 1 1 भी है, ऑन तो भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह फंक्शन फाई सच दैट G1 क्रॉस G2 टेंड्स टू G2 क्रॉस G1 इज आइसोमॉर्फिज्म। जब यह फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है इसका मतलब हो गया दैट इज G1 क्रॉस G2 सिमिलर है G2 क्रॉस G1 का प्रूफ हो गया। कितना गप करता है यार, ये दिन नहीं पढ़ाते लेट कर। ये हो गया ना, जब आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो दोनों सिमिलर है, बराबर है, इससे पहले भी क्वेश्चन लिया था। और एक अब है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, कल परिभाषा लिखा दिए थे, G बराबर H गुना के, दो कंडीशन भी लिखा है थे उस पर।
क्रॉस के। नॉर्मल सब ग्रुप। हो गया। बुआ, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट पर हम परिभाषा बता दिए थे, अब क्वेश्चन लिखोगे। करा कि लेट ए ग्रुप, मान लो जी कोई भी ग्रुप है, बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सब ग्रुप H1 एंड H2। तब करा देन पहला नंबर द आइडेंटिटी एलिमेंट E of G is the only element common to both H1 and H2, H1 and H2। सेकंड नंबर
कि जी इज आइसोमॉर्फिक। अगर यह जी आइसोमॉर्फिज्म है टू द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2। इसका मतलब हो गया जी सिमिलर है H1 क्रॉस H2। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब 1 1 लेंगे, ऑन्टो लेंगे, होमोमॉर्फिज्म लेंगे, जैसा भी क्वेश्चन लिया था। इसी में 2 क्वेश्चन कर दिया। अच्छा ज्यादा VBI यह सेकंड नंबर है। क्या करा कि let a group G be internal direct product of its subgroup H1 and H2। कि 2 सब ग्रुप है, मतलब H1 भी और H2 भी, तो 2 सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगा। तो मान लेते हैं यहां से आंसर, हम लोग मान लिया कि लेट यह ए एलिमेंट है H1 इंटरसेक्शन H2 और H1 H2 अलग अलग 2 सब ग्रुप है, तो 2 सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगा। अगर ए एलिमेंट है H1 इंटरसेक्शन H2 का, तो आप यहां से कह सकते हैं इसका मतलब देन यह ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन H2 का। जब ये ग्रुप है इनवर्स लॉ भी पालन करेगा। अगर ए एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी एलिमेंट होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन का सर सिंस दिया हुआ सिंस H1 एंड H2 आर सब ग्रुप, मतलब H1 और H2 दो अलग अलग है लेकिन दोनों क्या सब ग्रुप है किसी भी का। तो आप परिभाषा से पढ़ सकते हो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बाय द डिफिनीशन ऑफ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, पढ़े थे ना अभी यहाँ से, बाय द डिफिनीशन ऑफ द डायरेक्ट इंटरनल प्रोडक्ट। तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा कि कोई भी एलिमेंट लिया, तभी प्रूफ भी किया था आपने, एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिकली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट। लिखते जाओगे, अभी एक सवाल बताबो क्या था अभी, बाय द डिफिनीशन ऑफ द डायरेक्ट इंटरनल प्रोडक्ट। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के अनुसार एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिकली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ एन, एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट of an element of H1 and an element of H2। तो कोई भी अगर एलिमेंट हम मान लेते यहाँ से, कहेंगे इसका मतलब यह x बराबर है H1 इंटू H2, यहाँ से कहेंगे हो जहाँ यह x एलिमेंट है G का और H1 एलिमेंट है H1 का और H2 एलिमेंट है H2 का, और यह आइडेंटिटी एलिमेंट है।
तो मान ले यह x बराबर आप लिख दिया H1 इंटू H2, आइडेंटिटी एलिमेंट के अनुसार आप इसको लिख सकते हो, यह x बराबर H1 इंटू H2, तो इसको लिख दिया H1 E इंटू H2। फिर यह E के जगह आप लिख सकते हो यह H1 और A इंटू A इनवर्स इंटू H2, ठीक है, इसको लिख सकते हो एसोसिएटिव तो H1 इंटू A और ये जगह A इनवर्स इंटू H2, इसको मान लिया समीकरण 2। और x बराबर इसको मान लिया समीकरण 1, इसलिए यहां से कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, समीकरण 1 और 2 के साथ है, जब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष भी बराबर, यह H1 इंटू H2 बराबर H1 इंटू A और ये जगह A इनवर्स इंटू H2। तो पहला नियामक के बराबर, इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो यह H1 इंटू A बराबर H1 और ये जगह A इनवर्स इंटू H2 बराबर H2, मतलब इतना लिख सकते हो पहला नियामक। कोई एक से काम चल जाएगा, इसको हटाइए ना, इसी से कर देगा। मान लो यह लिया तो आप फिर इसको लिख सकते हो H1 इंटू A बराबर H1 इंटू, तो बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, यहां से कहेंगे बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से यह H1 हट जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से यह जगह A बराबर E, इसका तो यह क्या हो जाएगा, यह आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। यह ई क्या हुआ बाबू, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, यानी ए बराबर मान ले ई, तो ई यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, लिखा जाए देयरफॉर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन टू H1 एंड H2, यह दोनों में कॉमन हो गया, इसलिए यहां से कहेंगे ई एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन H2 का, ठीक है, इसलिए यहां से कर देंगे कोई भी एलिमेंट हम यहां से मान लिया, इसलिए यहां से कहेंगे एल्सो लेट यह x एलिमेंट है G का, इसीलिए यहां से कहेंगे x बराबर H1 इंटू H2 बाई द डिफिनीशन ऑफ
इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिकली एक्सप्रेस as the product of H1 and an element of H2 हो गया आंसर प्रूफ। आंसर पहला का प्रूफ हो गया। अब सेकेंड नंबर करा था वो आइसोमॉर्फिज। तो आइसोमॉर्फिज का मतलब 1 1 होना चाहिए, ऑन्टो होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो कोई एक फंक्शन तैयार करना पड़ेगा। चलिए अब सेकेंड नंबर इस पे प्रूफ कर रहे हैं बाबू। देखो अब यहां पर लेते हैं आंसर सेकंड। यह आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए तो हम लोग कोई भी एक फंक्शन मान लेते हैं, है ना। कोई भी एक फंक्शन मान लो। सेकंड नंबर के लिए वी कंसीडर ए फंक्शन फाई, मतलब फाई एक फंक्शन हम मान लिया जो यह है जी टेंस टू H1 क्रॉस H2 and defined as फंक्शन ऑफ फाई x बराबर है H1 और H2। दैट इज फंक्शन ऑफ फाई H1 और H2 बराबर हो गया यह H1 और H2। यहाँ से मान लिया लेट यह x और y एलिमेंट है g का, तब यहाँ से कहेंगे देन x बराबर यह H1 इंटू H2 और y बराबर
कुछ एलिमेंट मान लिया K1 इंटू के, पहला एलिमेंट का, इसका मतलब आप यहां से कहेंगे होयर यह H1 और K1 एलिमेंट है H1 का, एंड यह H2 और K2 एलिमेंट है H2 का। अरे महबूब तो गधा है, शांत रहो ना यार, सबसे ज्यादा तुम ही हल्ला करता है, फिर बोलता है तो हमरा का बिगाड़बो यार। तो गधा है यार। तो दोषे भाग गया ना महबूब नवाब का, लाभ पकड़ के यार। बाबू ए, ए, सब गधे है तुम लोग से। देख अब कितना शांत हो गया, अब उकसा रहा उसको। बाबू अब मान लेते हैं यह आइसोमॉर्फिज्म था सेकेंड नंबर, तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए वह 1 1 होना चाहिए, ऑन्टो होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो हम मान लिया बाबू कि x और y एलिमेंट है, तो x बराबर और y बराबर यह मान लिया। तो अब आप बताइए, अगर हम यहां से लेते हैं, यहां से हम मान लेते हैं 4 होमोमॉर्फिज्म, यह होमोमॉर्फिज्म है। तो मान लेते हैं होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट ये नहीं पढ़े थे हम लोग यहाँ से कि फंक्शन ऑफ फाई और x इंटू वाई बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ फाई एक्स और फंक्शन ऑफ फाई वाई। तो बोल रहे कि x का मान हम यहाँ से यहाँ पर दे दे फंक्शन ऑफ फाई, और x का मतलब यहाँ से लिया था H1, नहीं समझे, फंक्शन ऑफ फाई एक्स है ना जी। तो मान लो यहाँ x का वैल्यू ले, दोनों का पहला नियामक और दूसरा नियामक, नहीं समझे, यह x और y है, तो x का मान हम यहाँ से ले लिया ना कि दो अलग अलग एलिमेंट मान लिया। तो मान लेते हैं यहाँ से यह G1 और G2, यह मान लिया H1 और H2, इस तरह से। जब इसको तोड़ेंगे बाबू, तो जब ये दोनों को गुना करेंगे तो पहला नियामक के साथ और दूसरा नियामक के साथ, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की परिभाषा से यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ फाई G1 H1 कॉमा G2 और H2। पहला नियामक के साथ और दूसरा नियामक के साथ। अब मान लो यह फंक्शन है फाई, तो फाई एक्स का मतलब यह जो भी फंक्शन मान लिया तो यह H1 H2 है। तो मान लो यह फंक्शन ऑफ फाई एक्स, तो G1 H1 और G2 H2 ये अलग दो एलिमेंट है। तो जो फंक्शन है वही ना माने थे अभी, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग कि जब इस फंक्शन को लिखेंगे, तो इतना बराबर आप कह सकते हो कि जो फंक्शन है तो इसका मान फाई एक्स बराबर एक्स लिया ना, तो यह हो जाएगा G1 H1 और G2 और H2।
इसी को ऑर्डर पे में लिखा था G1 इंटू G2, आइए जगह H1 इंटू H2। G1 G2 को आप यहां से मान लिया तो यह फंक्शन ऑफ फाई एक्स और फंक्शन ऑफ फाई वाई, इसलिए कहेंगे यहाँ पर देयरफॉर या सो यह फाई इज होमोमॉर्फिक, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। यह होमोमॉर्फिज्म है। एक क्लास और लगेगा पूरा खत्म हो जाए। बुआ ये होमोमॉर्फिज्म हो गया, अब फिर चेक करते हैं 1 1, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म के बाद फिर चेक करते हैं 1 1 फंक्शन 4 1 1। तो 1 1 के लिए हम मान लिए 2 फंक्शन है, मान ले यहाँ से कि लेट फंक्शन ऑफ फाई एक्स बराबर फंक्शन ऑफ फाई वाई। ये एक्स है तो एक्स का मान अभी आप यहाँ से मान लिया कुछ भी, तो फंक्शन ऑफ फाई H1 और H2 बराबर फंक्शन ऑफ फाई K1 और K2, कुछ एलिमेंट मान लिया। तो इसके अनुसार यह हो जाएगा, यह हो गया H1 और H2 बराबर K1 और K2। जब दो ऑर्डर पेयर बराबर है, पहला नियामक के बराबर, इसका मतलब H1 बराबर K1 और यह हो गया H2 बराबर K2। जब दोनों का मान अगर बराबर आ गया, इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो H1 और H2 बराबर होगा K1 और K2। इसे कहेंगे सो यह फंक्शन फाई इज 1 1, यह 1 1 फंक्शन है। सारी लैंग्वेज है। अब ऑन्टो चेक करेंगे। ऑन्टो मतलब एक एक लैंग्वेज है, खाली लिख देना सब में सेम है। अब ऑन्टो फॉर ऑन्टो यहाँ से क्या लिखा था, वी कंसीडर एंड arbitrarily एलिमेंट, कोई भी हम आर्बिट्रली एलिमेंट मान लेते हैं बाबू कि G1 और G2 और यह एलिमेंट है H1 क्रॉस H2 का, तब कहेंगे देन देयर exists its फ्री इमेज मान लो Z एलिमेंट है G का, यहाँ पर कहेंगे होयर जहाँ यह Z बराबर मान लिया G1 और G2, ठीक है। यहाँ से कहेंगे होयर, इसका मतलब हो गया G1 एलिमेंट है H1 का, यहाँ से एंड और G2 एलिमेंट है H2 का, मतलब पहला नियामक दूसरा नियामक के बराबर।
दूसरा नियामक के बराबर, इसलिए यहां से कहेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ फाई G1 और G2 बराबर है फंक्शन ऑफ फाई, दोनों बराबर हो गए G1 G2 और z का मान ले लिया यहाँ से, z बराबर इतना इतना, ये बराबर आइए गया तो क्या लिखेगा, इसलिए कहेंगे यहाँ से देयरफॉर यह फाई इज ऑन, तो मतलब यह जो फंक्शन है ना यह 1 भी है ऑनतो भी है, इसका मतलब यह होमोमॉर्फिज्म आ गया, इसलिए यहाँ से कहेंगे यह फंक्शन फाई सच दैट G टेंड्स टू यह H1 क्रॉस H2, इतना इज आइसोमॉर्फ, यह फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है, इसलिए यहाँ से कहेंगे दैट इज यह G सिमिलर है H1 क्रॉस H2 का, या कहीं कहीं बराबरों का साइन दिया रहेगा, और यह मोस्ट VBI। इसके बाद है बाबू एक क्लास और लग जाएगा इस पर, तब है साइलो ग्रुप, है 2 ही पेज, नॉर्मल सबग्रुप की तरह है, 2 पेज का एक ही पेज है, लेकिन इसमें 2-3 थ्योरम है, तो रहने दी जाती क्या।